Hello students, in this particular video we are going to discuss the CBSE sample paper of the year 2024-25 of 12 biology। तो सैम्पल पेपर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। टोटल 5 सेक्शंस हैं। टोटल क्वेश्चंस 33। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस हैं ऑफ 1 मार्क ईच। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी हैज़ 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच जो कि केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और सेक्शन ई में एज यूजुअल 3 क्वेश्चंस हैं और उन तीनों क्वेश्चंस में चॉइस होती है और वो 5 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। ओवरऑल चॉइस नहीं है क्वेश्चंस में, और जहाँ भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे प्रॉपरली लेबल डायग्राम्स बने होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन इन द ह्यूमन फीमेल ओरिजिनेट फ्रॉम। पार्चुरेशन के लिए सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, पहले मैं आपको एनसीईआरटी से आप दिखाती हूँ। पार्चुरेशन टॉपिक अगर आप देखेंगे, वहाँ जहाँ पार्चुरेशन को डिफाइन किया गया है वहीं उसके बाद लिखा है द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा which include mild uterine contraction called the fetal ejection reflex. In itself is a very important topic, fetal ejection reflex. यहाँ से क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिग्नल्स कहाँ से अराइज हो रहे हैं? एक तो फुली डेवलप्ड फीटस से एज वेल एज प्लेसेंटा से। सो द करेक्ट आंसर of this particular question is both placenta as well as the fully developed fetus. Question number 2. To produce 1600 seeds, the number of meiotic divisions required will be. अब इसे क्वेश्चन को आप इस तरह से समझिए कि 1600 सीड्स बनने हैं। इसका मतलब है कि एक पॉलन प्लस एक एग मिलकर बनाएगा एक सीड, और 1600 सीड्स के लिए चाहिए 1600 पॉलन प्लस 1600 ही एग्स। ठीक है, अब देखिए एक मियोटिक डिवीजन जब होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जब एक मियोटिक डिवीजन होती है तो 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो उस हिसाब से 1600 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 400। तो 400 मियोटिक डिविजन्स होनी चाहिए, तब जाकर 1600 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि एक मियोटिक डिविजन में 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। अब ये नंबर आ गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं 1600 एग्स की। 1600 एग्स को बनने के लिए एक मेगास्पोर मदर सेल से एक एग का फॉर्मेशन होता है। तो 1600 मेगास्पोर मदर सेल से 1600 एग्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया 1600 ये प्लस 400 यहाँ से आया, तो 400 प्लस 1600 इज इक्वल टू 2000। सो द करेक्ट आंसर इज 2000। यही एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट, अ सैंपल ऑफ नॉर्मल डबल स्टैंडर्ड डीएनए was found to have thymine content of 27%. What will be the expected proportion of guanine in this strand? Very easy question. एक डीएनए का स्ट्रैंड है, उस डीएनए के स्ट्रैंड में डबल स्टैंडर्ड है डीएनए। ये याद रखिएगा कि डीएनए की बात हो रही है, इसका मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हमारे पास। उसमें थायमीन का प्रोपोर्शन दिया हुआ है 27%। और ये हमें पता है कि थायमीन ऑलवेज, शरगैप्स रूल अगर हम याद करेंगे, थायमीन ऑलवेज पेयर्स विद एडेनिन विद डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब है जितना थायमीन है उतना ही एडेनिन होगा। तो एडेनिन हो गया यहाँ पे 27%। तो टोटल दोनों को मिलाकर यहाँ हो गया 54%। और ग्वानिन, जितना ग्वानिन की क्वांटिटी होती है उतनी ही साइटोसिन की क्वांटिटी होती है। तो अगर हम टोटल जो सीक्वेंस है, बेसिस जो है, उसको अगर हम 100% माने, तो 100% में से 54% अगर हम माइनस करें, 54% क्या, टी प्लस ए, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 46।
अब 46 क्या आया हमारे पास, G प्लस सी, और हमें पता है G हमेशा C के इक्वल होता है, इसीलिए G इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 46 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। तो 23% इज द करेक्ट आंसर। Next question. Observe the schematic diagram that depicts a small section of nucleic acid. ये आपको एक न्यूक्लिक एसिड दिखाया गया है, बेसिकली ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ से हमें ये क्लू तो मिल गया कि ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ जी और सी होगा, और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है, ए और टी के बीच में होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। क्वेश्चन में ये चीज इंपॉर्टेंट है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो न्यूक्लियोटाइड है उसका हमें सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अगर एक शुगर मॉलिक्यूल है, इस शुगर में दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। अब यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे थर्ड कार्बन जो है, थर्ड कार्बन पे OH फ्री है, क्योंकि ये आगे किसी से अटैच्ड नहीं है, तो यहाँ पे आगे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे ये थर्ड एंड पर थर्ड कार्बन यहाँ पे फ्री है, तो दिस इज कॉल्ड एज द 3 प्राइम एंड। एंड यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 एंड दिस इज द फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन यहाँ पर कुछ आगे चेन अटैच नहीं है किसी भी शुगर से, तो दिस इज द 5 प्राइम एंड। तो ये आ गया हमारा 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। अब हमें सीक्वेंस किस डायरेक्शन में बताना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। इसका मतलब इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसका हमें सीक्वेंस बताना है। तो इसका मतलब दे आर आस्किंग कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, then this and then this. This is the sequence what they are asking you. This, then this and then this. So this is basically this is cytosine, this is guanine, this is thymine and this is adenine. So the correct answer is option number 4. Sorry, option number 4 nahi, option number B, CGTA. ई कोलाई हैज़, अब ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ई कोलाई हैज़ 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स एंड completes the process of replication in 18 minutes. Then the average rate of polymerization is approximately. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है बेस पेयर्स टोटल कितने हैं, ई कोलाई की बात हो रही है, तो बेस पेयर है यहाँ पर 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6। टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम इज 18 मिनट्स। 18 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू सेकेंड्स, तो 18 इंटू 60 इज इक्वल टू 1080 सेकेंड्स। अब रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू बेस पेयर्स, टोटल बेस पेयर्स अपॉन टाइम, which is equal to 4.6 into 10 to the power 6 base pair upon 1080। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 4.6 इंटू 1 2 3 4 5 6, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 4259। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4259। अब हम यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शंस में 4259 इसके ज़्यादा करीब है 4000 बेस पेयर पर सेकेंड, पर सेकेंड, ये सेकेंड, ये यहाँ पे इसका यूनिट रहेगा ना बेस पेयर, बेस पेयर, और ये यहाँ सेकेंड है, तो इसका यूनिट रहेगा 4259 बेस पेयर अपॉन सेकेंड। So the correct answer, nearest answer is 4000 base pair per second. Next question. Suresh and Rajesh have defective hemoglobin due to genetic disorders. अब सुरेश को क्या प्रॉब्लम है, सुरेश में प्रॉब्लम है क्वालिटेटिव डिफेक्ट है,
हीमोग्लोबिन का क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। और ये चीज़ हमें पता ही है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट सिकल सेल अनीमिया के केस में होता है। सिकल सेल अनीमिया में म्यूटेशन हो जाता है और जो हीमोग्लोबिन चेन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और ये एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती है। ओके, देन दे आर सेइंग कि जो राजेश है, राजेश को कौन सी प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। तो सुरेश एंड राजेश हैव डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इन सुरेश द प्रॉब्लम इज क्वालिटेटिव एज ही इज हैविंग इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन molecules, while in Rajesh the problem is quantitative as he is having very few globin molecules. very few globin molecules है, इसका मतलब जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है उसका नंबर रिड्यूस हुआ है, तो ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट हो गया और थैलेसीमिया के केस में ऐसा ही होता है। नाउ दे आर सेइंग आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर दे आर सफरिंग फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सिकल सेल एनीमिया। सुरेश को है सिकल सेल एनीमिया जो कि ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और थैलेसीमिया जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, थैलेसीमिया की एक अलग से सेपरेटली एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी। नेक्स्ट, question number 6. In E. coli, the lac operon gets switched on when lactose is. lac operon कब switch on होगा? जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट हो और वो रिप्रेसर से बाइंड हो जाए। ठीक है, ये लेट्स से दिस इज द mRNA और mRNA पे सपोज ये रिप्रेसर यहाँ आके अगर बाइंड होगा प्रोमोटर से, तो फिर mRNA सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लैक्टोज वो रिप्रेसर से आके बाइंड हो जाएगा, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करेगा। रिप्रेसर अब प्रोमोटर से बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब वो प्रोमोटर से बाइंड नहीं हो जाएगा तो आराम से आरएनए पॉलीमरेज आएगा और यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा और आगे सिंथेसिस हो जाएगी जो भी एंजाइम्स है उनकी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि लैक ऑपरॉन जो है वो ऑन कंडीशन में है। सो इट प्रेजेंट इन द मीडियम एंड इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। Question number 7. Which of the following features shows the mechanism of sex determination in honeybee? honeybee का भी जो complete video है वो भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर ही। An offspring formed from the union of sperms and egg develops as a female. जो ऑफस्प्रिंग स्पर्म और एग से मिलके बना हुआ है, दोनों के यूनियन से मिलके बना हुआ है, वो फीमेल होता है। यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि फीमेल फर्टिलाइजेशन से बनी हुई होती है। मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ फीमेल, ये भी ठीक है। मेल के अंदर 32 क्रोमोसोम्स फीमेल में होते हैं और 16 क्रोमोसोम मेल्स में होते हैं। So males are haploid having 32 chromosome. No, this is incorrect. Haploid तो होते हैं लेकिन 32 chromosome नहीं, 16 chromosomes होते हैं males में. So this is incorrect. All workers and males are diploid having 16 chromosomes. So सारे workers और males diploid नहीं होते हैं. क्रोमोसोम तो उनमें 16 होते हैं लेकिन वो डिप्लॉयड नहीं होते हैं. So this is also incorrect. So the correct answer is option number A, 1 and 2. Next, question number 8. The following diagram shows a fragment of DNA which is going to be transcribed. The upper strand with polarity 3' to 5' is the template strand. Okay, तो जिसकी polarity 3' to 5' होती है इसको हम बोलते हैं template strand, और जो दूसरा opposite जिसकी polarity 5' to 3' होती है उसको हम बोलते हैं coding strand. ओके, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द mRNA कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। अब आप इसमें ये याद रखिएगा कि जो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो mRNA बनता है वो इसके जैसा सेम होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा सेम होता है, सिर्फ उसमें एक यही फर्क होता है कि उसमें थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो देखिए इसमें TAA-CGG है और यहाँ आप ऑप्शन नंबर सी में देखिए UAA-CGG है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रिक है इसको याद करने की, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए कि टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आप बना लीजिए। तो ए के सामने आएगा यू, टी के सामने आएगा ए, फिर टी के सामने पेयर करेगा, टी की पेयरिंग होगी एडेनिन से, जी की पेयरिंग होगी साइटोसिन से, सी की पेयरिंग होगी ग्वानिन से एंड सी की पेयरिंग होगी ग्वानिन से। सो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है जिसकी 5' to 3' डायरेक्शन है उसका सेम सीक्वेंस रहेगा एक्सेप्ट दिस टी विच इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय यू।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि इसकी डायरेक्शन भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे 5 प्राइम की जगह यहाँ पे अगर 3 प्राइम लिखा होता ना, यहाँ 3 प्राइम और यहाँ 5 प्राइम, तो ये आंसर गलत हो जाता। फिर कोई दूसरी ही ऑप्शन यहाँ पे दी हुई होती जिसमें करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो ऑप्शन ये आप डायरेक्शन भी ध्यान रखिएगा कि जो mRNA बनेगा वो कोडिंग स्ट्रैंड के जैसी ही उसकी डायरेक्शन होगी, प्लस सेम सीक्वेंस होगा एक्सेप्ट टी विच इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। नेक्स्ट, इडली एंड डोसा डो राइसेस ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस? वेरी इजी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इडली और डोसा में फर्मेंटेशन होता है। अडेप्टिव रेडिएशन में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में अगर मूव कर जाएं तो जो उनके अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलेंगी सबको, और उन्हीं अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनमें एवोल्यूशन होगा। सो अडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इंक्रीज्ड कंपटीशन अमंग स्पीशीज? नहीं। Decreased speciation rate? No. Limited morphological diversity among species? No. Rapid divergence of traits? रैपिड डाइवर्जन, किसी चीज को डाइवर्ज होना मतलब दूर दूर होना, ऑफ ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अमंग पॉपुलेशन इनहैबिटिंग अ गिवन जोग्राफिकल एरिया। तो ट्रेट जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डाइवर्ज हो जाएंगी पॉपुलेशन में, की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डाइवर्ज हो जाएंगी, क्योंकि वो पॉपुलेशन कहाँ मूव कर गई है? वो अलग अलग एरियाज में मूव कर गई है। सो दिस इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, EcoR1 cuts the DNA between G and A only when the sequence of GAA TTC is present। ठीक है, ये EcoR1 का सीक्वेंस है GAA TTC, और ये हमें पता है कि जो सीक्वेंस जब ये कट करता है एंजाइम इस डीएनए सीक्वेंस को, तो वो G और A के बीच में कट होता है। The number of nucleotides present in the resultant sticky ends that will be formed in each of the two strands of DNA after this enzyme cuts the DNA will be। अब इसका मतलब समझिए कि ये डीएनए स्ट्रैंड है, लेट्स से इसका जो ऑपोजिट स्ट्रैंड होगा वो होगा C T T A A G, एक कट यहाँ पर लगेगा। ये तो है लेट्स से विच विल बी फॉर्म्ड वेक्टर डीएनए। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए में भी सीक्वेंस सेम ही होना चाहिए, तभी तो स्टिकी एंड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए है, उसमें एंजाइम EcoR1 जब उसको कट करेगा तो यहाँ पे 1 न्यूक्लियोटाइड और 5 न्यूक्लियोटाइड, ये यहाँ से ये इस तरह से ये सेपरेट हो जाएगा GCTTA, और ये A इसको इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ GAATTC, और इधर जी। तो ये स्टिकी एंड्स बन गए, ये स्टिकी एंड्स आके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये वेक्टर डीएनए में G एक सीक्वेंस और यहाँ के 5 न्यूक्लियोटाइड्स, और यहाँ 5 न्यूक्लियोटाइड्स और यहाँ 1 न्यूक्लियोटाइड। तो वेक्टर डीएनए में 1 एंड 5 न्यूक्लियोटाइड्स और फॉरेन डीएनए में 5 एंड 1 न्यूक्लियोटाइड्स। तो और इसको इतना ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो सिंपली हमें नज़र आ रहा है कि जो EcoR1 को का जो रिकग्निशन सीक्वेंस है उसमें जो कट होता है वो इस पॉइंट पे होता है G और A के बीच में। तो 1 एक न्यूक्लियोटाइड अलग हो गया और 5 न्यूक्लियोटाइड अलग हो गए। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द इफ्लुएंट अकर ड्यू टू फ्लॉक्स? जब फ्लॉक्स डालते हैं तो उस टाइम पे जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, और जो सीवेज है वो लेस पोल्यूटिंग हो जाता है। सीवेज बिकम्स लेस पोल्यूटिंग बाय द एक्शन ऑफ फ्लॉक्स। अब असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सेल्स ऑफ टेपटम हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस? दिस इज करेक्ट। दे अंडरगो मियोसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस? दिस इज नॉट करेक्ट। उसमें मियोसिस नहीं होती है बल्कि माइटोसिस होती है।
Okay. So the correct answer is option number C. A is true, but R is false. Next question number 14. Assertion deoxyribonucleotide triphosphates serve dual purpose. They act as proofreaders. नहीं, proofreaders तो नहीं होते हैं, वो तो खुद ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होके चेन बनाते हैं. एंड प्रोवाइड एनर्जी, हाँ ये ठीक है, लेकिन proofreaders वो नहीं होते हैं. तो assertion is true, but R is reason is false. A floating cover placed over the slurry in a biogas plant keeps on rising. ये ठीक है. This cover keeps on rising due to the gas produced in the tank by microbial activity. ये भी ठीक है. तो both A and R are true, and R is the correct explanation of A. DNA fragments can be isolated by gel electrophoresis on the basis of their size. ये ठीक है, साइज के बेसिस पे ही सेपरेट करते हैं. लार्जर द फ्रैगमेंट साइज फास्टर इट मूव्स. नहीं, जितना बड़ा साइज होगा वो उतना ही स्लो मूव करता है और वो पीछे रह जाता है. उसका साइज उतना ही जितना बड़ा साइज होगा उतना ही वो स्लो मूव करेगा. सो द करेक्ट आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. अ ब्लड टेस्ट रिपोर्टेड नेगेटिव फॉर HCG. आपको पता है कि HCG पॉजिटिव कब आता है? जब प्रेगनेंसी होती है. ठीक है, तो अब कोई ब्लड रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है HCG के लिए. इसका मतलब क्या है? नेगेटिव HCG, इट इम्प्लाइज देयर इज नो प्रेगनेंसी. व्हाट डज नेगेटिव HCG इम्प्लाई? अब ये देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको हाफ मार्क ये लिखने के लिए मिलेगा कि इट शोज दैट देयर इज नो प्रेगनेंसी. ओके. देन व्हाट डज नेगेटिव HCG इम्प्लाई? नेगेटिव HCG का मतलब होता है कि नो देयर इज नो प्रेगनेंसी. नेम द टिश्यू विच प्रोड्यूसेस HCG. जो प्रोड्यूस करता है HCG कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्लेसेंटा से. और प्लेसेंटा से और भी हार्मोन्स प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होते हैं. कौन से? इसको पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. इफ अ ब्लड टेस्ट रिपोर्टेड positive for HCG in a person, then which other hormones would be secreted by the tissue secreting HCG? तो H और क्या क्या HCG के अलावा प्लेसेंटा से और क्या क्या सिक्रीट होता है? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेंस एंड रिलैक्सिन. तो इसमें से कोई 2 हम लिखेंगे तो हाफ मार्क ईच मिलेगा उसके लिए और 1 मार्क का ये वाला पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, और अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं. द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स ओवर 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस. हाउएवर द ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय ओनली 1 स्पर्म. हाउ डज द ओवम ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स? ये जोना पेल्यूसिडा की बात होगी यहाँ पे, और ये वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन आता है. अ स्पर्म इंड्यूसेस चेंजेस इन जोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेन. जब पहला जो स्पर्म है वो एंटर करता है ओवम के अंदर, तो उसमें उसकी जो लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा, वो उसको फर्दर एंट्री को, स्पर्म्स की फर्दर एंट्री को वो ब्लॉक कर देती है. All copulations will not lead to fertilization. Why? Ovum and sperms should be transported simultaneously. Simultaneously मतलब एक ही साथ ओवम और स्पर्म्स एक साथ अगर ट्रांसपोर्ट हो तभी जाके तो फर्टिलाइजेशन होगा. ओके, सो दैट इज द रीजन. और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? एम्पुलरी रीजन में. सो दैट इज द रीजन कि जो जितने सारे ऑल कॉपुलेशन डू नॉट रिजल्ट इन टू फर्टिलाइजेशन. Next, attempt either A or B. The schematic representation given below shows a DNA strand and 2 types of mutations in the DNA strand. देखिए ये ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें 2 तरह से म्यूटेशन हो रही है. इसको देखते हैं. सबसे पहले ओरिजिनल का सीक्वेंस देख लेते हैं. AUG, CAG, ACA, UCU, UAG. इसको अगर हम कंपेयर करें म्यूटेशन 1 से, ये सेम है ओरिजिनल से. ये वाला सीक्वेंस में यहाँ पे गड़बड़ हो रही है. यहाँ पे C की जगह होना चाहिए C, लेकिन यहाँ पे A प्रेजेंट है. ये ठीक है, ऊपर के जैसा है. ये भी, ये सेम है. ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, बाकी सारा सेम है. सिर्फ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है. तो इस तरह की म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन. ओके, अब दूसरा वाला कंपेयर कर लेते हैं. AUG ओरिजिनल से कंपेयर करना है इसे. AUG ठीक है. ओके, AGA. अब यहाँ से C यहाँ से डिलीट हो गया सेकंड वाले से. सेकंड वाले में, सेकंड म्यूटेशन में तो C डिलीट हो गया, तो आगे का सीक्वेंस क्या हो गया? AGA. ओके, ये वाला सीक्वेंस ये यहाँ पे ऐसे शो किया हुआ है AGA. फिर CAU, ये रहा CAU. आगे का पूरा रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गया. CUU, CUU, AG,
और आगे भी AG और आगे जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा। तो आगे का ये है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिलीशन हो गया है एक न्यूक्लियोटाइड का, जिसके डिलीशन की वजह से आगे का पूरा रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गया है। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ म्यूटेशन एग्जिबिटेड एंड इन 1 and 2। ये तो है पॉइंट म्यूटेशन। फर्स्ट में, इस केस में ये पॉइंट म्यूटेशन है, और सेकंड केस में है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। विच वन ऑफ द अबव म्यूटेशन इज मोर हार्मफुल? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसका रीज़न एक बार हम देख लेते हैं। सेकेंड, एज मोर कोडॉन्स आर अफेक्टेड। सेकेंड वन ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि ज़्यादा कोडॉन्स अफेक्टेड है। आगे का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, तो इसका मतलब सारा का सारा अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। सो इट इज़ एक्सट्रीमली लाइकली टू लीड टू लार्ज स्केल चेंजेस टू पॉलीपेप्टाइड लेंथ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, रिजल्टिंग इन अ नॉन फंक्शनल प्रोटीन। हो सकता है कि उस चेन से जो प्रोटीन बने इन अमीनो एसिड से, ये सारे अमीनो एसिड भी तो चेंज हो गए, इन अमीनो एसिड से मिलके जो प्रोटीन की चेन बने वो नॉन फंक्शनल बने। और फिर जो भी जिस भी बायोकेमिकल प्रोसेस में वो चेन इन्वॉल्व है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस ही डिसरप्ट हो जाए। इनकरेक्ट अमीनो एसिड्स आर इंसर्टेड, ऑफन प्रीमेच्योर टर्मिनेशन अकर्स। और इस तरह की अगर चेन अगर बन गई, तो हो सकता है कि उसका प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो जाए, वो मेच्योर होने से पहले ही टर्मिनेट हो जाए। व्हेन अ नॉनसेंस कोडॉन इज रेड और फ्रेम शिफ्ट्स हैव वेरी सीवियर फिनोटिपिक इफेक्ट्स। तो इस तरह से जब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है तो उसके बहुत सीवियर फिनोटिपिक इफेक्ट्स होते हैं। Okay, now let's move to the next question. Given below is a schematic representation of a mRNA strand. ये mRNA का strand है, above sequence. Identify the translational unit in mRNA. So इसमें translational unit, translation हमें पता है AUG पहला sequence होता है, जिसको हम start codon कहते हैं, और AUG, then AUC, UCG, UAA। अरे ये तो stop codon आ गया यहाँ पे, तो stop codon आ गया तो यहाँ पे termination हो जाएगा chain का। So this is यहाँ से लेके यहाँ तक, this is the translational unit. Sorry. Where are UTRs found and what is their significance? UTR क्या होता है? अनट्रांसलेटेड रीजन होती है। UTR कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट बोथ 5 प्राइम एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन। इसका मतलब है ये जो है, ये वाली जो रीजन है जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रही है, दिस इज द UTR, दिस इज अगेन UTR अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये 3 प्राइम एंड पे होती है आफ्टर स्टॉप कोडॉन, और 5 प्राइम एंड पे होती है बिफोर द स्टार्ट कोडॉन। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया गया है। ये HIV लेवल्स, गिवन बिलो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन HIV लेवल्स इन द ब्लड एंड हेल्पर T काउंट इन अ पर्सन डिटेक्टेड विद एड्स। स्टडी द रिलेशनशिप एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब देखिए ग्राफ के एक्स एक्सिस पे, दिस इज द एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपको लिया गया है टाइम, ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, किस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है यहाँ पे? हेल्पर टी सेल्स का और वायरस का कॉन्सेंट्रेशन हम देखेंगे, दोनों चीज़ का। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ वायरस का कॉन्सेंट्रेशन जो है, वायरस की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई रैपिडली, और फिर धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, और फिर आगे जाके फिर से इंक्रीज हो गई। और इसका रेसिप्रोकल मतलब इसके उल्टा क्या हो रहा है? जो हेल्पर टी सेल्स हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प कर रही हैं, पहले तो वो हाई थी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर उनकी जो क्वांटिटी है वो लो होती चली जा रही है, थोड़ी दूर तक कांस्टेंट है, और फिर वो बॉडी का जो टी सेल काउंट है वो और ज़्यादा लो होता जा रहा है। तो इस तरह का ग्राफ हमें किसके केस में देखने के लिए मिलता है? एड्स पेशेंट के केस में देखने के लिए मिलता है। Now let's see what is the question that they're asking. What kind of relationship is observed in the virus levels and the immune response after some days of the initial infection? Initially जब infection है तो क्या हो रहा है? देख, एक चीज़ तो डिक्रीज हो रही है टी सेल काउंट, और ये इंक्रीज हो रहा है जो कि वायरस की क्वांटिटी है। तो इसको आंसर को हम कैसे लिखेंगे? सॉरी, हाँ, तो इनके बीच का जो ये रिलेशनशिप है, दिस इज कॉल्ड एज द, दिस इज रेसिप्रोकल
increase, okay, there is increase in the viruses, the quantity of the virus, and decrease in the T cell count. Does it completely clear the virus from the body permanently? जो वायरस है वो बॉडी से परमानेंटली क्लियर नहीं होता है. गिव रीजन फॉर योर आंसर. क्यों? क्योंकि जो बॉडी की जो मैक्रोफेजिस सेल्स है उसको वो एक तरह से वायरस फैक्ट्री की तरह वो काम करती हैं और वहाँ पे वायरस का कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है. फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है? राइट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर व्हेन अ रेट्रोवायरस एंटर्स अ ह्यूमन बीइंग कॉजिंग रिडक्शन इन द हेल्पर टी सेल्स. मतलब इनडायरेक्टली यही सेम चीज़ पूछी गई है. तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे? एज द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स गियर्स अप. जैसे जैसे इम्यून रिस्पॉन्स gear up होगा, there is reciprocal relationship between virus levels in the blood and helper T lymphocyte levels. So as the level of the helper T cells increases, the virus level decline. जैसे जैसे अब यहाँ देखिए, अब जब आगे जाके T सेल्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो रहा है, तब उस टाइम पे क्या हो रहा है? वायरस का लेवल डिक्रीज हो रहा है. ओके, यहाँ वायरस इंक्रीज हो रहा है, टी सेल डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे टी सेल इंक्रीज हो रही है और वायरस का क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है. Several years later, if untreated, HIV patient will lose the adaptive immune response. और काफ़ी टाइम के बाद क्या होगा? जो इंडिविजुअल है उसका इम्यून रिस्पॉन्स फेल होने लगेगा. ओके, इट इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू मेक एंटीबॉडीज. की बॉडी में एंटीबॉडीज भी नहीं बनेंगी और ग्रेजुअली HIV एंटर कर जाएगा सारी हेल्पर टी सेल्स में, लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स और बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा. और सेम चीज़ को ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. और इसको आप ये वाले डायग्राम से, एनसीईआरटी से मैंने लिया है ये डायग्राम, इस डायग्राम से भी आप समझिए कि जो रेट्रोवायरस एंटर करता है मैक्रोफेजेस सेल्स में या हेल्पर टी सेल्स में, तो क्या होगा? वो जो वायरस है वो मल्टीप्लाई करेगा, अपने आप को डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर लेगा, होस्ट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट करेगा. इनकॉर्पोरेट करने से पहले वो डीएनए में कन्वर्ट होगा, वायरस का जो आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से. इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. और जब जब जैसे डीएनए, होस्ट का डीएनए जब मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, वैसे ही वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू हो जाएगा और ये बाकी दूसरी सेल्स को भी इन्फेक्ट करेगा. A culture plate of lactobacillus shows blue colored colonies. ये insertional inactivation से ये question है. Explain the principle involved in the formation of such variants in the color of the colonies. तो insertional inactivation क्या होता है? Basically the variation in color of the colonies is due to the principle of insertional inactivation. और इसमें क्या किया जाता है कि एक particular enzyme है. कौन सा enzyme होता है? जो कि बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए कोड करता है. उस एंजाइम को इनएक्टिवेट क्या कर दिया जाता है वहाँ पे, उसमें डीएनए को इंसर्ट करके वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा. सो इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज. दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम. एंजाइम इनएक्टिवेट हो गया ये वाला, इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. तो ये चारों पॉइंट लिखने के हाफ हाफ मार्क्स है, ये 2 मार्क क्वेश्चन है. द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. अब कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट जो होता है उसको क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोलते हैं. वो ब्लू कलर कॉलोनीज देगा अगर बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट नहीं है. बैक्टीरिया के अंदर सपोज ये चीज़ इंसर्ट करनी चाहिए यहाँ पर, और ये इंसर्ट अगर नहीं हुई तो ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी. प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट, अगर जो डीएनए, जो डिजायर्ड डीएनए उसको इंट्रोड्यूस किया गया बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के बीच में और वो प्रेजेंट है वहाँ पर, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज इनएक्टिवेट हो जाएगा और कॉलोनीज कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी और इनको हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट ईदर ए और बी. इट वाज एस्टिमेटेड दैट इफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट हैज जीपीपी of 400 joules per meter square per day and 150 joules per meter square per day worth of carbon dioxide. तो इसमें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम लिख लेते हैं जीपीपी क्या है? जीपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
इज इक्वल टू 400 जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। नाउ दे आर सेइंग कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब रेस्पिरेशन हो रहा है, जब रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन गोज इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट। तो दे आर गिविंग, दे आर नॉट डायरेक्टली सेइंग कि रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी लॉस है ये, दे आर राइटिंग कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब रेस्पिरेशन की बात हो रही है। तो रेस्पिरेटरी लॉस यहाँ पर कितना है, इट इज 150 जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। सो व्हाट इज द एनपीपी, ये आपको पता है, इसका फार्मूला क्या 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 होता है, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका, एक्सप्लेन व्हाई पिरामिड्स ऑफ एनर्जी मस्ट ऑलवेज बी अपराइट, क्योंकि हर एक लेवल पर एनर्जी लॉस होता है फूड चेन में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, जीपीपी ये है, आर ये है, एनपीपी दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 250 जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। इसमें यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा, दिस क्वेश्चन वुड कैरी 1 मार्क। pyramid of energy is always upright as energy flows from one trophic level to the next trophic level। जब भी एनर्जी फ्लो करती है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाती है, सो इन ईच ट्रॉफिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर रेस्पिरेटरी लॉस भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। Therefore, the pyramid of energy is always upright and never be inverted. Next, assume that GPP, अच्छा ये और में क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन है इसका, GPP फॉरेस्ट ए का इज इक्वल टू GPP फॉरेस्ट बी इज इक्वल टू GPP फॉरेस्ट सी। इफ फॉरेस्ट ए हैज NPP, तो इसको आप अलग लिख लीजिएगा ऐसे, A B C। फॉरेस्ट ए का GPP क्या है, इसके इक्वल है, तो यहाँ पे मैं सिंपली अभी मैं GPP ही लिख रही हूँ। NPP कितना है फॉरेस्ट ए का, NPP 1254, इसका कितना है फॉरेस्ट बी का 2157 जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर डे, और फॉरेस्ट सी का है 779 जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। विच वन ऑफ दीज फॉरेस्ट हैज मैक्सिमम एनर्जी लॉस बाय रेस्पिरेशन, गिव रीजन। तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस की यहाँ पे बात हो रही है, एनर्जी लॉस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। अब देखिए फिर से वही वाला फार्मूला लगाते हैं जो पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था, एन पी पी इज इक्वल टू जी पी पी माइनस आर, और यहाँ पे आर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो आर इज इक्वल टू, आर इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एनपीपी इधर आएगा तो ये जीपीपी माइनस एनपीपी हो जाएगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू जीपीपी माइनस एनपीपी, जीपीपी सब में सेम है, एनपीपी की क्वांटिटी यहाँ पे दी गई है, एनपीपी ये सबका एनपीपी है, तो एनपीपी ये दिस दिस एंड दिस। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये है, ये सबसे छोटा है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बड़ी है और ये वाली क्वांटिटी सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो इसमें आप कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी लॉस कैलकुलेट हमें करना है, तो रेस्पिरेटरी लॉस सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी लॉस होगा इस केस में, सी के केस में। ओके, क्योंकि यहाँ पे एनपीपी कम है, इसको हमें कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं, इसको हमें देख के ही पता चल रहा है कि इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर आएगा, यहाँ पे मिडिल नंबर आएगा और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर आएगा। तो यहाँ पे इस वाले सी के केस में जो रेस्पिरेटरी लॉस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इसको इस एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, respiration of plants is equal to GPP minus NPP. This means that the smallest NPP corresponds to the largest respiration. This is forest C. ठीक है, अब इसके लिए एक चीज़ आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ट्रिक आप याद कर लीजिए कि स्मॉलेस्ट NPP मीन्स लार्जेस्ट रेस्पिरेशन, जिसका सबसे कम NPP होगा उसका रेस्पिरेटरी लॉस सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, ड्रॉ एन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ द नंबर ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन। ग्रास है, अब हमें सिंपल इसमें इस क्वेश्चन में सिंपल हमें पिरामिड को ड्रॉ करना है। तो ग्रास है, लेट्स से ग्रास को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ग्रास को खाया एनिमल ने, तो ग्रास ज़्यादा थी, एनिमल कम थे, ये एनिमल हो गए, ये ग्रास हो गई, ये एनिमल हो गए। अब फ्लीज ऑन द होस्ट एनिमल, ये होस्ट एनिमल है, इसकी बॉडी पे फ्लीज रहेंगे, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो इसकी बॉडी पे रहेंगे, तो वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो ये इस तरह का कुछ पिरामिड बनेगा। ठीक है,
दूसरा पिरामिड बनाने के लिए कहा है ट्री है, ट्री के ऊपर इंसेक्ट्स हैं और इंसेक्ट्स को खा रहा है वुडपेकर। तो एक ट्री है, एक ट्री ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, छोटा सा ब्लॉक बनाया ट्री, ट्री के ऊपर इंसेक्ट्स हैं तो इंसेक्ट ज़्यादा होंगे, इंसेक्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला बार इंसेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको वुड पैकर खा रही है। वुड पैकर की क्वांटिटी कम होगी, इंसेक्ट ज़्यादा इंसेक्ट होंगे, वुड पैकर की क्वांटिटी कम होगी, तो इस तरह का कुछ पिरामिड होगा। अब इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। ग्रास ज़्यादा, एनिमल कम जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, और सेकेंडरी कंज्यूमर ये ज़्यादा। यहाँ पे ट्री कम, प्रोड्यूसर है ट्री, इंसेक्ट्स ज़्यादा और वुड पैकर कम, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस तरह का शेप आएगा पिरामिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको मुझे भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगा कि ये व्हाट एक्चुअली दे आर आस्किंग। ओके, क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो समझना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। द इमेज बिलो शोज टू जर्मिनेटेड सीड्स एक्स एंड वाई। ये सीड एक्स है, दिस इज सीड एक्स, दिस इज सीड वाई, ये दो अलग अलग प्लांट्स हैं विच बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज, लेकिन दोनों प्लांट सेम स्पीशीज के हैं। सीड एक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एपोमिक्सिस, ये वाला जो सीड है ये एपोमिक्सिस से बना है, लेकिन जो सीड वाई है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जैसे प्लांट से बनता है उस तरह से बना है। सो क्वेश्चन इज राइट द नंबर ऑफ द एम्ब्रियोज, एम्ब्रियो सैक एंड ओव्यूल्स इन द ओवरी ऑफ सीड एक्स। सीड एक्स जो है उसकी ओवरी में कितने एम्ब्रियोज हैं, कितने एम्ब्रियो सैक हैं और कितने ओव्यूल्स हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है प्लांट 1, यहाँ लिखा है प्लांट 2 और यहाँ लिखा है प्लांट 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इस सीड से 3 प्लांट्स बने, ठीक है, इस सीड से 3 प्लांट्स बने। और दूसरे वाले डायग्राम में देखिए यहाँ पे सीड वाई है, सीड वाई से कितने प्लांट बने हैं, सिर्फ एक प्लांट बना है। तो अब हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को किस तरह से। ये देखिए सीड एक्स में 3 तो एम्ब्रियोज होंगे क्योंकि 3 प्लांट्स बने, 3 एम्ब्रियो से 3 प्लांट्स बने, एक एम्ब्रियो सैक होगा और उसमें एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका, हाउ मल्टीपल एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड इन सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स है, ये तो एनसीईआरटी में गिवन है। सिट्रस फ्रूट पे क्या होता है, जो न्यूसेलर सेल्स होती हैं वो माइटोटिकली इनवर्ट ग्रो करती हैं और वो एम्ब्रियोज बनाती हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। नेक्स्ट सी पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट एडवांटेज विल प्लांट डेवलप फ्रॉम सीड वाई ओवर सीड एक्स। अब ये वाला जो प्लांट है सीड वाई, ये वाला प्लांट का इसके ऊपर क्या मतलब इससे इससे कंपेयर करेंगे तो सीड वाई से जो बनने वाला प्लांट है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो सीड वाई से जो प्लांट बना है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, तो सबसे पहला तो बेनिफिट यही हो गया कि उसमें वेरिएशंस होंगी, इसमें वेरिएशंस नहीं होंगी। ठीक है, ये एपोमिक्सिस से बना है ये वाला प्लांट और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है। ओके, सो द प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम सीड एक्स विल हैव टू शेयर द रिसोर्सेज, क्योंकि एक ही सिंगल एंडोस्पर्म है तो रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। सेम प्लांट सेम सीड के जो रिसोर्सेज हैं एंडोस्पर्म है वो तीनों प्लांट को शेयर करना है। सबसे पहला तो यही है। सो देर एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ प्लांट्स उसमें से अंडर नरिश्ड रह जाएं। ओनली वन प्लांट इन सीड वाई विल यूज द एंटायर स्पर्म इन कंपैरिजन टू इट, जो सीड वाई से बनने वाला जो प्लांट है उसको सारा का सारा एंडोस्पर्म मिल जाएगा अपनी ग्रोथ के लिए। प्लांट ऑफ सीड एक्स आर, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है, एज द प्लांट्स ऑफ सीड एक्स आर क्लोन्स, जो तीनों प्लांट्स एक ही सीड से बने हैं एक्स वाले केस में, सो वो क्लोन्स होंगे और उसमें कोई वेरिएशंस नहीं होंगी, और वो जब वेरिएशंस नहीं होंगी सो दे में सकम्ब टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, और वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि प्लांट्स फ्रॉम सीड वाई विल हैव जेनेटिक वेरिएशन, सीड वाई से बनने वाला जो प्लांट है उसमें वेरिएशंस होंगी और ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अब विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। ईच मैंगो फ्रूट कंटेन्स 1 सीड, 2 mango seeds x and y were sown in the soil from seed x, 3 plant saplings germinated। मतलब जो डायग्राम में पिछले वाले डायग्राम में जो इंफॉर्मेशन थी जो हमें देख के पता चल रही है उस डायग्राम उस इंफॉर्मेशन को इन्होंने यहाँ वर्ड्स में लिखा है। क्वेश्चन सेम है।
ठीक है। नेक्स्ट, नेम द प्लेस इन ह्यूमन ओवरी वेयर द फर्स्ट मियोटिक डिविजन इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग oogenesis। जब oogenesis होगा तो फर्स्ट मियोटिक डिविजन कंप्लीट कहाँ होती है? प्राइमरी oocyte में। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डिविजन? जब प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिविजन होती है, लेट्स से प्राइमरी oocyte है, जब इसमें फर्स्ट मियोटिक डिविजन होगी तो सेकेंडरी oocyte बनेगी, प्लस इसके साथ साथ स्मॉल फर्स्ट टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। What are the products of the division? Give the chromosome number of each type of cells involved in the process. तो प्राइमरी oocyte में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, सेकेंडरी oocyte में 23 क्रोमोसोम्स होंगे और पोलर बॉडी के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सेंट्रल डॉगमा आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इज नॉट सिमिलर, एक्सप्लेन। जब रेप्लिकेशन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होता है तो पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन में तो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के केस में क्या होगा? डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा। सो डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे जो बेसिस हैं वो चेंज हो जाएंगे। देखिए, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एडेनिन पेयर्स विद थायमीन इन डीएनए। एडेनिन की पेयरिंग किसके के साथ होगी? थायमीन के साथ। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एडेनिन की पेयरिंग किसके साथ होगी? यूरासिल के साथ, आरएनए में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाउ इज द अबव प्रोसेस मॉडिफाइड इन अ रीट्रोवायरस। रीट्रोवायरस में क्या होता है? रीट्रोवायरस में उल्टा होता है ये, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इस प्रोसेस को। और इस प्रोसेस को करने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं या रीट्रोवायरस। इस ऐसे जो वायरसेस हैं जिसमें एमआरएनए जीनोम होता है, उससे अगर डीएनए बनता है तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। Justify why during the process of transcription only a segment of DNA is copied into RNA. So it is highly energy rich process. As per the need only the gene coding for specific protein is transcribed. इसका मतलब है कि जो दोनों सीक्वेंस होते हैं डीएनए के अंदर, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। तो डीएनए में 2 सेगमेंट्स होंगे, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो सिर्फ एक ही सेगमेंट बनता है आरएनए का। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता है कि दोनों ही सीक्वेंस जो है, दोनों ही डीएनए के सीक्वेंस है, 2 एमआरएनए के सीक्वेंस बने? ये है क्वेश्चन। पहला पॉइंट इसमें बताया गया कि एनर्जी, हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, प्लस इसके अलावा जो जीन होगा सिर्फ वही तो कोड करेगा प्रोटीन के लिए। सपोज जीन यहाँ से यहाँ तक लोकेटेड है तो उसी से आरएनए का फॉर्मेशन होगा। अगर उसके ऑपोजिट स्टैंड से भी फॉर्मेशन अगर होने लगे तो कोई जो हमारा जो वो पर्टिकुलर जीन नहीं होगा, वो कोई और ही सीक्वेंस होगा। सो एक पर्टिकुलर जीन से ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है जो डीएनए के एक स्ट्रैंड पे लोकेटेड होता है, और दोनों स्ट्रैंड डीएनए के कोड नहीं करते हैं आरएनए के लिए। सो एज पर द नीड only the gene coding for a specific protein is transcribed. विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सेम क्वेश्चन है, बस इन्होंने सेंट्रल डॉगमा को ग्राफ से ना बना के, फ्लो चार्ट की फॉर्म में ना बना के, इसको वर्ड्स में लिखा हुआ है। क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सदर्न ब्लड हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर एज अ प्रोब। तो डायरेक्टली आपसे स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ना कहकर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो स्टेप्स हैं वो आपको एनसीईआरटी में जहाँ पे सर एलेक्स जेफरीज की बात रही है उसके नीचे ये सारे आपको स्टेप्स लिखे हुए मिल जाएंगे। सो डायरेक्टली आपको एज इट इज़ याद करने ही है स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी इन द सॉइल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ 3 मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। कौन कौन से हैं बायो फर्टिलाइजर के 3 सोर्स? क्या क्या है? बैक्टीरिया, देन फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। फिर इसके बारे में डिटेल हमें देनी है। लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करनी है, राइजोबियम की, एजोस्पिरिलियम की, एजोटोबैक्टर की, तब जाके 1 मार्क मिलेगा। फंजाई में आपको माइकोराइजा की बात करनी है, फंगल सिम्बायोंट की बात करनी है, फॉस्फोरस की, और अगर क्या क्या बेनिफिट होता है, रेजिस्टेंट जो होते हैं, जो रूट बॉन्ड पैथोजन से रेजिस्टेंट हो जाता है प्लांट अगर उसमें माइकोराइजल एसोसिएशन हो तो।
सलाइनिटी और ड्रॉट को वो झेल सकता है, ओवरऑल प्लांट की ईल्ड इंक्रीज हो जाती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाता है। साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे तो हमें एनाबीना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया के बारे में भी मेंशन करना होगा। और ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, ये भी हमें लिखना होगा, तब जाकर 1 मार्क मिलेगा। सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। नेक्स्ट, पीसीआर टेक्निक को एक्सप्लेन करना है। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आंखें बंद करके इस क्वेश्चन को तो रट ही लेना है। ये पीसीआर का आप डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डीनेचुरेशन, अनीलिंग, अनीलिंग, एक्सटेंशन, और इस तरह से ये एम्पलीफाई हो जाता है जो डीएनए होता है। और यहाँ पे आप डीएनए पॉलीमरेज का नाम आप मेंशन करेंगे, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। डायग्राम में मेंशन नहीं है लेकिन आप ये मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखिए, डायग्राम गिवन बिलो डिपिक्ट्स डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वॉबलर। ये वॉबलर बर्ड्स की अलग अलग स्पीशीज हैं। एक ये स्पीशीज दिखाई गई है केप में वॉबलर, ये जो प्लांट है इस प्लांट का नाम है स्प्रूस प्लांट। अब यहाँ पे इस वाले रीजन में जो बर्ड रह रही है उसका नाम है केप में वॉबलर। इट फीड्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस नियर द टॉप्स ऑफ द ट्री, यहाँ पे खाना खाती है वो अपना। नेक्स्ट, यहाँ पे इस एरिया में जो रहने वाली वॉबलर है उसका नाम है बे ब्रेस्टेड वॉबलर एंड इट फीड्स इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्री। यहाँ रहने वाली जो बर्ड है वॉबलर, उसका नाम है येलो रम्प्ड वॉबलर। इट फीड्स ऑन द लोअर पार्ट्स ऑफ द ट्रीज एंड एट द बेसिस ऑफ द मिडल ब्रांचेस। तो तीनों एक ही पेड़ पर रह रही हैं लेकिन उनका खाना अलग अलग है, ठीक है। तो इसको हम रिसोर्स पार्टीशनिंग को याद कीजिए। रिसोर्स पार्टीशनिंग में ऐसा ही होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने अपना जो फूड है, फूड को सेपरेट कर लेता है अगर एक ही रिसोर्स पे अगर वो रिलाई कर रहा है तो। सो दे आर आस्किंग एक्सप्लेन द मैकेनिज्म विच हेल्प्स देम टू कोएग्जिस्ट। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, डज इट अप्लाई इन द केस शोन अबव, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। दे आर एबल टू को एग्जिस्ट बाय मैकेनिज्म ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग। तीनों की तीनों बर्ड्स स्प्रूस प्लांट पे कैसे रह पा रही हैं, क्योंकि उनमें रिसोर्स पार्टीशनिंग हो रही है। दो स्पीशीज compete अगर करती हैं सेम रिसोर्स के लिए तो वो कंपटीशन को कैसे अवॉइड कर सकती हैं, बाय चूजिंग डिफरेंट फोराजिंग पैटर्न। डिफरेंट खाना खाने का जो पैटर्न है या खाने खाने का जो समय है वो अगर अलग अलग हो जाए तो वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं। MacArthur showed that 5 closely related species of warbler living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in the foraging activities. यहाँ MacArthur के नाम से आपको ये पॉइंट मेंशन करना है। गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो स्पीशीज, क्लोज रिलेटेड स्पीशीज कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते अगर वो सेम रिसोर्स पे डिपेंडेंट है, जो इंफीरियर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सेक्शन डी पे आते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ बीटल वेयर हार्डी वेनबर्ग कंडीशंस आर मेट द डार्क कलर्ड बी इज डोमिनेंट। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझिए कि एक पॉपुलेशन है बीटल्स की, यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग लॉ लगेगा। तो एक बीटल्स की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में ब्लैक कलर जो है जो कि रिप्रेजेंटेड है कैपिटल बी से वो डोमिनेंट है, दिस इज डोमिनेंट। एंड जो रेड कलर है, रेड कलर रिप्रेजेंट जो किया गया है स्मॉल बी से, दैट इज रिसेसिव। सो 40% ऑफ द बीटल्स आर रेड, ये हमें याद रखना है, 40% जो बीटल्स हैं वो रेड है। सो गिवन दिस इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड बीटल्स की फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द बीटल्स इन द पॉपुलेशन दैट आर हीट्रोजाइगस। अब हीट्रोजाइगस जो बीटल्स हैं उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 40% बीटल्स अगर रेड हैं तो बाकी बची हुई सारी डोमिनेंट होंगी, नहीं, उसमें कुछ हीट्रोजाइगस भी तो होंगी। तो अब इन तीनों को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अभी हम देखते हैं। जो रिसेसिव कंडीशन है, रिसेसिव एलील्स को हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है, जो कि क्यू आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं विच इज 0.4। सो क्यू, अब क्यू स्क्वायर 0.4 है, इसका मतलब है क्यू को हम अंडर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 0 पॉइंट का स्क्वायर रूट निकालेंगे विच कम्स आउट टू बी 0.63। ओके, तो क्यू हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। हमें फॉर्मूला पर पता है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। पी रिप्रेजेंट क्या करता है, डोमिनेंट एलील को, क्यू रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव एलील को। तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पी।
P आ जाएगा 1 माइनस 0.63 इज इक्वल टू 0.37. So percentage of beetles in the population that are heterozygous would be 2pq. जो heterozygous होंगी वो होंगी 2pq. So 2, this is p, this is q, so 2pq is equal to 0.47. Okay, so q हमारा कैलकुलेट होके आ गया था. q is 0.63, p is 0.37 and 2pq is 2pq कौन सा होता है? heterozygous. 2pq is equal to 0.47. Okay, now next question क्या था? What is the frequency of homozygous dominant individuals? Homozygous dominant individuals कितने हैं? कैपिटल बी होमोजाइगस डोमिनेंट है, पी स्क्वायर 0.37 का स्क्वायर करेंगे तो 0.14 होगा. नेक्स्ट पार्ट है इसका. अज्यूमिंग दैट हार्डी वेनबर्ग कंडीशंस आर मेट इन द बीटल पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 1500 बीटल्स, हाउ मेनी बीटल्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ब्लैक एंड रेड इन कलर रिस्पेक्टिवली. कि अगर 1500 बीटल्स हैं उसमें से रेड कितनी होंगी और ब्लैक कितनी होंगी, उनकी हमें क्वांटिटी बतानी है. तो अगर 1500 टोटल पॉपुलेशन है बीटल्स की, 40% रेड पॉपुलेशन है, तो नंबर ऑफ बीटल्स विद रेड कलर विल बी 1500 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 600. और बाकी जो बची हुई हैं, ये 1500 में से 600 को माइनस कर लेंगे, तो बाकी जो बची हुई हैं वो बीटल्स कितनी होंगी? वो होंगी 900. नेक्स्ट, गिवन बिलो इज द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन. एक किसी पर्सन को फीवर है, उसका ये टेम्परेचर का पैटर्न है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, या तो ये एक्स एक्सिस पे टाइम बताया गया है डेज में, और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर दिखाया गया है. और ये डिजीज़ को कह रहे हैं कि नॉन वायरल डिजीज़ है और मस्कीटो से होती है. तो पहली चीज़ तो नॉन वायरल डिजीज़ मस्कीटो से होने वाली हमने कौन सी पढ़ी थी? मलेरिया पढ़ी थी. इसका मतलब मलेरिया का ये ग्राफ है. दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ये अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज. तो ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था? मलेरिया में क्या होता है? रेकरिंग फीवर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये फीवर का. रेकरिंग फीवर होता है मलेरिया के केस में. तो ये मलेरिया का आपको ग्राफ बताया गया है. तो एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पैटर्न ऑफ टेम्परेचर. और ये रेकरिंग, ये जो टेम्परेचर किसकी वजह से, कौन सा केमिकल होता है? हीमोजोइन केमिकल की वजह से होता है. हाउ डज द पैथोजन मल्टीप्लाई इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर ये पैथोजन कैसे मल्टीप्लाई करता है, इसको देख लेते हैं. ये एक नॉन वायरल डिजीज जो है, ये रप्चर ऑफ आरबीसीज होगा. जब आरबीसीज रप्चर होंगी तो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा, हीमोजोइन, जिसकी वजह से चिल्स और फीवर होगा, रेकरिंग फीवर होगा एवरी 3 to 4 days. और ये पैरासाइट ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है लिवर सेल्स में. ठीक है, फिर आगे पैरासाइट आरबीसीज में जाएगा एंड इट बाकी की आरबीसीज को इन्फेक्ट करेगा. सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं इसकी गैमेटोसाइट, जो कि आरबीसीज में डेवलप होती हैं. किससे होता है ये होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा, जो कि जो कि रिलीज कर देती है स्पोरोजॉइड्स को. कहाँ पे? ह्यूमन बॉडी में. ह्यूमन बॉडी को जब वो काटती है तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो स्पोरोजॉइड्स को रिलीज कर देती है. फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? मॉस्किटो की गट में होता है. ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हाउ इज दिस इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फीमेल एनोफिलीज के द्वारा. विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ दिस पैथोजन आर कंप्लीटेड इन मस्किटोज गट. तो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है मस्किटो गट में. सेम क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, लेकिन इसमें क्वेश्चन सेम है, फ्रेम थोड़ा अलग किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. Cryptorchidism is a condition in which the testes fail to descend into the scrotum. जब testes they do not descend into the scrotum. ठीक है, जो testes हैं वो scrotum में नहीं आती हैं. तो इस कंडीशन में क्या होगा? सर्टोलाइज सेल्स में दे आर सेइंग कि सर्टोलाइज सेल का फंक्शन को कैसे अफेक्ट करेगा ये कंडीशन, और लेडिक सेल के फंक्शन को कैसे अफेक्ट करेगा. फिर they are saying कि identify at least 3 parameters of male fertility which get affected due to cryptorchidism. Which process will be affected if mature spermatids are not released from the Sertoli cells. कि अगर mature spermatid Sertoli cells से release नहीं होंगे तो क्या होगा? Name and explain one ART in which the sperm is used to assist fertilization.
ठीक है, तो ये असिस्टेड ये चैप्टर नंबर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हो गए ये दोनों क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन हो गए ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। नेम एंड एक्सप्लेन द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट शुड बी यूज्ड टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज 1 and 2 शोन इन द फिगर बिलो। एक एक करके आंसर देखते हैं। स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाएगी अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आएगी, तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाएगी। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो इम्पेयर हो जाएगा। स्पर्मेटिड्स डू नॉट गेट द नरिशमेंट, उनको नरिशमेंट भी नहीं मिलेगा, जिससे कि स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन नहीं होगा और स्पर्मियोजेनेसिस भी नहीं होगा। लेडिक सेल्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगी तो एंड्रोजन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे और टेस्टोस्टेरॉन नहीं बनेगा, और टेस्टोस्टेरॉन so secretion of androgens will be affected। एंड्रोजन्स का सिक्रीशन का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर लेडिक सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा था, विच प्रोसेस विल बी अफेक्टेड इफ मैच्योर स्पर्मेटिड्स आर नॉट रिलीज फ्रॉम सर्टोलाइट सेल्स। सर्टोलाइट सेल्स से अगर मैच्योर स्पर्मेटिड्स रिलीज होने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ठीक है, तो स्पर्मिएशन वो प्रोसेस अफेक्ट होगा तो स्पर्मिएशन अफेक्ट होगा। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीमेन को स्पर्म्स को किस प्रोसेस में नेम एंड एक्सप्लेन वन एआरटी जिसमें सीमेन को यूज किया जाता है फर्टिलाइजेशन में असिस्ट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो होता है जिसमें डायरेक्टली स्पर्म को ओवम के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस प्रोसेस में भी स्पर्म को यूज किया जा रहा है। सो दिस इज दोनों ही जो पॉइंट्स हैं एआई और इक्सी, ये दोनों ही पॉइंट्स हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन द एआरटी दैट शुड बी यूज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज 1 and 2 शोन इन द फिगर बिलो। दिस इज फिगर 1, इसमें आप देख रहे हैं इसमें 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, और ये वाली फिगर में आप देखिए इसमें ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, the zygote or early embryos with up to 8 blastomeres could be transferred into the fallopian tube। fallopian tube में ट्रांसफर करते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं जिप्ड zygote intrafallopian ट्रांसफर। और जिसमें ज़्यादा 8 से ज़्यादा जिसमें ब्लास्टोमियर्स होते हैं तो वो यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको, जिसको आईयूटी बोलते हैं, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, अब जहाँ पे उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग से फ्रेम किया गया है लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स प्रेजेंट इन प्लांट्स गिवन बिलो। इन रोज बे प्लांट द स्टेमन्स राइपन बिफोर स्टिग्मा। अगर किसी प्लांट में स्टेमन अलग टाइम पे राइपन हो रहा है और स्टिग्मा अलग टाइप पे राइपन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करना चाह रहा है प्लांट। इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्रिमरोज द फ्लावर्स हैव शॉर्ट स्टेमन एंड लॉन्ग स्टाइल। इसमें भी सेम चीज़ हो रही है कि स्टेमन शॉर्ट है और स्टाइल लॉन्ग है, इसका मतलब प्लांट नहीं चाह रहा कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर है मस्टर्ड के केस में, उसमें रिजेक्शन हो रहा है सेल्फ पॉलन का, मतलब पॉलन अगर आ भी रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर तो वो फेल हो रहे हैं, उसमें रिजेक्ट हो रहे हैं वो, इसका मतलब अगेन सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। एक्सप्लेन हाउ ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड इन कैस्टर एंड पपाया। अब इसका आंसर डिटेल में देख लेते हैं। रोज बे प्लांट में टाइम ऑफ मैचुरेशन ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल इज नॉट सेम, द pollen will not be able to germinate on the stigma, this prevents autogamy। different position and incompatible placement of the reproductive structures prevent successful pollination and thus autogamy in primrose। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ऑटोगैमी को क्या किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है। pollen pistil interaction सेम स्पीशीज के बीच में पॉसिबल नहीं है। This is a genetic mechanism which prevent the pollen grain from forming pollen tube on the pistil of the same flower। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट पार्ट था कैस्टर की बात की जा रही थी जिसमें द मेल एंड द फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बट आर नॉट इन प्रॉक्सिमिटी प्रिवेंटिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन। पास पास में प्रेजेंट नहीं है ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। पपाया के केस में क्या होता है, मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स जो है वो अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, और इन चीज़ों से क्या हो रहा है, इन चीज़ों से ऑटोगैमी प्रिवेंट हो रही है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्ड इन प्रिवेंटिंग इन्फेस्टेशन बाय नेमाटोड्स।
ये आपका आरएनए इंटरफेरेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख लेंगे नेमाटोड की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे वही मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया का एग्जाम्पल वाला जो आरएनए इंटरफेरेंस वाला टॉपिक है वो आपका पूरा यहाँ पे लिखना है। जेनेटिक थेरेपीज की बात हो रही है यहाँ पे। इन द फ्यूचर जेनेटिक थेरेपीज मे बी यूज टू प्रिवेंट, ट्रीट और क्योर सर्टन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे 7 ईयर ओल्ड वाली जो गर्ल थी उसका एग्जाम्पल आप देकर यहाँ पे 4 ईयर ओल्ड सॉरी एग्जाम्पल जो जीन एंजाइम रिप्लेसमेंट वाला था वो पूरा आप एक्सप्लेन कर देंगे। ये यहाँ पे आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में नेमाटोड वाला मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया वाला जो था आरएनए इंटरफेरेंस वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी, वेरी इजी क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व की करनी चाहिए, इसके 3 पॉइंट्स रिकॉल करो हमने किए थे। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन पॉइंट्स थे, नैरोली यूटिलिटेरियन इश्यूज थे और एथिकल इश्यूज थे। उन तीनों को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है एनी टू, तो 2 एक्सप्लेन करने हैं। नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 कॉजेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की लॉस के इवल क्वार्टेट पढ़ा था हमने, इवल क्वार्टेट के 4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, वो एक्सप्लेन करने हैं। फिर नेम 2 टाइप्स ऑफ डिजायरेबल अप्रोचेस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइप्स। तो यहाँ पे हमें 2 डिजायरेबल अप्रोचेस लिखनी है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो इसमें हमने इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन पढ़ा था। एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से देख लेते हैं। नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स और उसके अलावा एथिकल रीजंस, ये 3rd पॉइंट। तो ये पूरा डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको ये पूरा याद करना है। इवल क्वार्टेट के 4 पॉइंट्स, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। अच्छा, इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन में नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन को और उसकी सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रख के ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व किया जाता है। एक्सीटू कंजर्वेशन में बात की गई थी जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी दूसरी जगह पे प्रोटेक्ट किया जाता है, या फिर ऑर्गेनिज्म को ऐसी जगह रखा जाता है जो रिजेंबल करे उनके नेचुरल हैबिटेट को, एग्जाम्पल बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, जीन बैंक्स एक्सेट्रा। स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ये वाला क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी के क्या फीचर्स हैं, इसका आंसर ये है कि जो स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी है उसकी प्रोडक्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ईयर टू ईयर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए या रेजिलियंट होनी चाहिए टू डिस्टर्बेंसेस इन द नेचर, और इट शुड बी रेजिस्टेंट टू इन्वेशंस बाय एलियन स्पीशीज। ठीक है, so that's all about the explanation of this particular sample paper and